नमस्कार, आदाब। मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है और आज बात उस शख्स की और उस शख्स के कारनामों की जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लगातार उथल-पुथल की स्थिति बनी हुई है पिछले कई महीनों से। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने दुनिया के खिलाफ छेड़ रखा है टैरिफ का युद्ध और इस युद्ध में उनके निशाने पर इस वक्त काफ़ी ऊँचे लिस्ट पर हाई अप इन द लिस्ट है इंडिया। कुछ महीनों पहले तक जहां पर भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये बता रही थी कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बीएफएफ्स हो चुके हैं, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर हो चुके हैं, वहीं जो है ये तस्वीर अब काफी कुछ अलग नजर आ रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भले ही भारत हमारा अच्छा मित्र रहा हो अमेरिका का, लेकिन भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है और ड्यूटी लगाता है। जो वहां पर अमेरिकी निवेशक जा रहे होते हैं या अमेरिका से जो सामान भारत आ रहा होता है, और इसीलिए जो उन्होंने टैरिफ्स की लिस्ट जारी की, पहले जो है काफ़ी सारे डेट्स रिवाइज़ हुए, अब 7 अगस्त से जिस तरीके से ये टैरिफ्स लागू हो रहे हैं बहुत सारे देशों पर, इंडिया पर काफ़ी हाई जो है यहाँ पर टैरिफ लगाई गई है, जो कि 30% के आपकी 25% है, माफ़ कीजिएगा, 25% टैरिफ यहाँ पर भारत के खिलाफ लगाई गई है, लेकिन ये हायर अप है। अगर आप दूसरे देशों को देखें, साउथ ईस्ट एशिया में देखें, इंडोनेशिया हुआ, वियतनाम हुआ, ये लगभग 20% तक है, 19% तक है। बांग्लादेश भी अगर हम देख लें हमारे पड़ोसी मुल्क को, तो ये टैरिफ्स को समझने के लिए कि आखिर ये टैरिफ्स है क्या, क्योंकि ये जो 25% की टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है यहाँ पर भारत पर, और ये भी कहा कि पेनल्टी, आप रूस से अगर आप तेल खरीद रहे हैं, आप डिफेंस के हथियार खरीद रहे हैं, तो उसके लिए भी पेनल्टी होगी, उस पर भी अभी क्लैरिटी जो है अवेटेड है। ये टैरिफ है क्या? अगर अन्य देशों से जो है कोई सामान लेकर आ रहा है तो उसमें जो कर लगता है उस टैरिफ को समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिशिर सिन्हा। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और खास करके आप बिजनेस की खबरों को बहुत बारीकी से समझते भी हैं और अच्छे से समझाते भी हैं। शिशिर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद स्मिता। शिशिर, अगर सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये समझा सके कि ये टैरिफ का खेल आखिर है क्या, थोड़े से लेमन्स टर्म में। देखिए, कोई भी देश व्यापार करता है, घरेलू और विदेशी। जो घरेलू जब एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में जाता है, वहां पर कर की अपनी एक व्यवस्था होती है। दूसरा ये होता है कि जब आप किसी भी देश से सामान मंगवाते हैं या किसी भी देश को सामान भेजते हैं, तो वहां पर आपके लिए सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी की व्यवस्था होती है। और इसी कस्टम ड्यूटी को हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं आयात शुल्क, और दूसरा जो है वो है आपका निर्यात शुल्क। अभी जो पूरा मुद्दा है, जो अमेरिका का 25% का जो आपने जिक्र किया, वो सारा का सारा मुद्दा है कि भारत से जो सामान अमेरिका पहुंचेगा और जो भारतीय निर्यातक होंगे, उनको 25%, और ये 25% ध्यान देने की बात है कि ये अभी तक जो उसमें दर है उसके ऊपर है। जैसे मान लीजिए कि किसी सामान पर 5% है तो वो 30% हो जाएगा, किसी सामान्य पर 0 है तो वो 25% हो जाएगा। इस की व्यवस्था चलेगी। तो इससे नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि भारत जो सामान भेजेगा वो वहां पर महंगा पड़ेगा, और दूसरे देश यदि वहां पर सामान भेजते हैं जहां पर शुल्क कम है, जिन देशों का आपने जिक्र किया, वहां पर उन देशों का सामान जो है वो सस्ता पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, हमारा सामान कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि हम महंगे होंगे। तो इसमें ये भी बताइएगा, क्योंकि शुरू में ये कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेस लाइन टैरिफ 10% की लगाई है। आपने कहा कि अलग अलग प्रोडक्ट्स पर जो टैरिफ है उसके ओवर एंड अबव है ये 25%, लेकिन जो एक बेस लाइन टैरिफ 10% की लगाई थी, क्या ये उस 25% के अंदर आता है या ओवरऑल जो टैरिफ कैलकुलेशन है वो कहीं ज्यादा हम हायर ब्रैकेट की देख रहे हैं? इसमें तो आपको दो तारीख को याद रखना है। पहली तारीख है 5 अप्रैल 2025 और दूसरी तारीख है 7 अगस्त 2025। ये दो तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? 5 अप्रैल 2025 को बेसलाइन टैरिफ, जिसका 10% का आपने जिक्र किया, वो 5 अप्रैल रात 12 बजे से, या यूं आप कह लीजिए कि 6 अप्रैल से वो लागू किया गया था। अब जो 7 अगस्त से लागू होने वाला है वो 10% इस 25% में शामिल होगा। यानी कि वो 10% किसी भी सामान पर जो लग रहा था वो अब उस 25% का हिस्सा होगा, यानी कि 15% अतिरिक्त हो जाएगा। तो ये अलग से नहीं है। इसमें यह भी आपको ध्यान में रखना है स्मिता, कि कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, कई ऐसे सामान हैं जो इस शुल्क के दायरे में नहीं आएंगे। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉनिक आइटम।
दूसरा आपका महत्वपूर्ण आइटम है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तीसरा जो है वो एनर्जी प्रोडक्ट है। तो ऐसे जिनके लिए पहले ही छूट की व्यवस्था की गई थी, चाहे वो 10% के बेसलाइन टैरिफ की हम बात करें या अब जो 25% की बात कर रहे हैं, उससे उनको छूट है। लेकिन उसका कोई सनसेट अभी नहीं रखा गया, यानी कि वो कितने तारीख तक वो छूट मिलती रहेगी ये तय नहीं है। तो हाँ, आपके क्योंकि ये प्रश्न का जो कंफ्यूजन था बहुत सरल शिशिर हम कि जवाब, ये कंफ्यूजन था कि फार्मा को एक्चुअली एग्जेम्प्ट किया है या नहीं, या फार्मा पर वो तलवार लटक रही है, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा जो बड़ी बुरी तरह से इंपैक्टेड होगा। ये तीनों अगर आप मिला लीजिए, जो मैंने अभी 3 सेक्टर का आपसे जिक्र किया, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा आपका फार्मास्यूटिकल, तीसरा एनर्जी। अगर हम यूएस को, अगर मैं ताजा आंकड़े बताऊं तो लगभग 86.5 अरब डॉलर यानी कि 86.5 बिलियन डॉलर का हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। इसका आधा जो है वो केवल इन 3 से है। तो ये 3 जो है उन पर ये कर 25% लागू नहीं होगा। जो पहले जो कर लगता रहा है या जिन पर कर नहीं लगता, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर कोई कर नहीं लगता है, फार्मास्यूटिकल आर्टिकल्स भी जो है वो काफी हद तक एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि अमेरिका अपने निवासियों के लिए जो है सस्ती दवाएं मुहैया करा सके। और आप ध्यान रखें कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं है बहुत ज्यादा, तो जाहिर सी बात है कि जहां से मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है और जो उनकी मूल जरूरतें हैं उनको इस दर से बाहर रखा गया है। लेकिन ध्यान रहे, कोई सनसेट क्लॉज नहीं है, यानी कि वो कभी भी खत्म हो सकता है। कब होगा हमें अभी नहीं मालूम है। हम्म। शिशिर, मैं थोड़ा सा एक जीटीआरआई की जो फिगर्स आई हैं, जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो क्या क्या लीवीज, आखिर कौन से आइटम पर लीवाइस लगाई जा रही हैं, वो भी जरा सा मैं दर्शकों को यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। अगर हम सबसे पहले आपको जो हमें समझ में आ रहा है कि जहां तक श्रिम्प्स, कट, पॉलिश डायमंड्स है, उन पर 25% की डिवाइस है। 31.7% है कारपेट्स पर, जो कालीन भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है। मशीनरी, बॉयलर्स एंड पार्ट्स की अगर हम बात करें तो ये अप टू 35% इसे बताया जा रहा है। बेडशीट्स, कर्टन्स एंड मेडअप्स, ये अप टू 45% है। उधर अगर आप कुछ और आइटम्स देखें, जो सबसे जरूरी आइटम्स हैं, स्टील एंड एल्यूमिनियम, ये 50% तक जो हैं, ये हम डिवाइस की बात कर रहे हैं। 25% ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो पार्ट्स, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी अप टू 38.5%, गारमेंट्स अप टू 55%। ये फिगर जो है काफी चिंताजनक देखने को मिल रहा है शिशिर, खास करके तब जबकि भारत के लिए हमारे जो कॉम्पिटिटर है, एक तो बांग्लादेश ने इतना मार्केट कैप्चर किया गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में, और उन पर 20% टैरिफ, हम पर 55%। तो ये कितना प्रॉब्लमैटिक होगा हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए और मैन्युफैक्चरर्स के लिए। इसमें आपने जो भी टेबल दिखाया उसमें एक जो काफी महत्वपूर्ण है वो है आपका गोल्ड और ज्वेलरी, जिसको हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनली बहुत बड़े एक्सपोर्टर रहे जेम्स एंड ज्वेलरी के, और वहां पर अगर कोई भी दर में बढ़ोतरी होती है तो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरी खबर होगी। अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि जिस दिन ये ऐलान किया गया 31 जुलाई वहां अमेरिका के समय के हिसाब से और 1 अगस्त हमारे समय के हिसाब से, तो जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के लोगों ने पहली लाइन जो दी थी वो यही था कि ये हमारे लिए काला दिन होगा साबित, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान पहले से ही हो रहा है। आप याद करिए कि सोने के भाव काफी बढ़े हैं हाल के दिनों में, चांदी के भाव भी काफी बढ़े हैं, तो उसका असर जो है जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर पड़ा है। और दूसरी बात है कि यूरोप में और बाकी देशों में थोड़ी सी जो मंदी की सुगबुगाहट थी उससे भी निर्यात पर असर पड़ा है। तो अब ऐसे में जो आपका सामान बिक रहा है वो और अगर आप महंगा कर देंगे वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। दूसरा, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, देखिए अगर टेक्सटाइल में अगर आप देखेंगे तो आप केवल बांग्लादेश को ही कहीं जिक्र मत करिए, आप जो साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज हैं उनको भी आपको लेना है, चाहे वो वियतनाम की हम लोग बात करें, चाहे थाईलैंड की बात करें। और ये वो देश हैं जिनका मतलब जहां सामान जो जाएगा वो हमारे मुकाबले सस्ता पड़ेगा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि थाईलैंड और भारत का जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ वो बराबर है, लेकिन थाईलैंड एडवांटेज की सिचुएशन में है और हम वहां पर थोड़े से नुकसान में। तो हमारे लिए बुरी खबर, पहला जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, दूसरा टेक्सटाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स
को लेकर के एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ऑटोमोबाइल्स हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते, गाड़ियां हम नहीं वहां ज्यादा भेजते हैं, लेकिन ऑटो पार्ट्स जरूर भेजते हैं। वो हमारे लिए थोड़ा सा एक विषय होगा। लेकिन एक हमारे लिए राहत की बात यह है कि बाकी देशों में जहां पर हम निर्यात करते हैं और हमारे यहाँ जो गाड़ियां बनती हैं उसमें उनकी खपत काफी ज्यादा होती रही है, तो उनको थोड़ा सा एक बचाव जो है वहां के मुकाबले हो जाएगा। हुँ, लेकिन अगर हम प्लेट की बात करें, स्टील एंड एल्यूमीनियम की तो हमने बात की, ऑटोमोबाइल्स की भी बात की और मैं दूसरे जो फिगर्स हैं, कारपेट्स, श्रिम्स, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं? इन पर कितना बड़ा असर देख रहे हैं आप? मशीनरी, बॉयलर पार्ट्स इसमें भी लगभग 35% तक है, 45% तक है, ब बेडशीट्स, कर्टन्स, ये कितनी बड़ी सेक्टर्स हैं हमारी? नहीं, ये हैं सेक्टर्स, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जैसा पहला 3 जो सेक्टर हमारे लिए जो हमको थोड़ा इंसुलेट कर रहा था, जिसका मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया कि एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, एक फार्मास्यूटिकल्स हो गया और एनर्जी हो गई। उसके बाद जो ऑटो पार्ट्स हैं, वो थोड़ा-सा असर पड़ेगा। हाँ, ये जो आपने जो ज़िक्र किया है कि बॉयलर्स की या मशीनरी का, वहाँ पर है एक शेयर है, इंपॉर्टेंट शेयर है। और अगर हम कहते हैं कि उसका 1% भी हो, 2% भी हो, वो कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो ये सेक्टर्स निश्चित तौर पर इनको एक तरीके से नुकसान उठाना पड़ेगा। बस राहत की बात मैं इतनी कह सकता हूँ कि घरेलू खपत जो इन चीज़ों की है, वो काफ़ी बेहतर रही है। और यही हमको बाकी देशों के मुकाबले जो है, वो थोड़ा-सा हमको एक रिलीफ दे रहा है कि अगर हम बाकी दुनिया के देशों से टैरिफ भले ही जिन देशों का ज़िक्र हमने किया, चाहे वो फिलीपींस हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, बांग्लादेश हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, इन सब के मुकाबले अगर हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो हमारे लिए एक बचाव का पक्ष है कि हमारा घरेलू बाज़ार काफ़ी बड़ा है और वहाँ पर संभावनाएँ बेहतर है। तो इसका वहाँ पर जो नुकसान हम कहें कि कुछ हद तक हुँ। भरपाई जो है, वो घरेलू माँग के ज़रिए जो है, वो संभव हो सकता है। शिशिर, मैं यहाँ पर देख रही हूँ एनडीटीवी पर एक रिपोर्ट है जिसमें जीटीआरआई के रिपोर्ट को भी कोट किया गया है और इसमें कहा गया है कि क्विक एस्टिमेट सजेस्ट दैट इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स इन FY26 may come down by 30% from $86.5 billion to $60.6 billion in FY26। तो 30% तक जो है हमारे एक्सपोर्ट्स पर असर का मतलब कि यहाँ पर नौकरियों पर भी तो है साया उसका मंडराएगा और बहुत ज्यादा जो है उसकी असर पड़ेगी। ये जो $86.5 बिलियन डॉलर की बात की, वो अमेरिका के साथ का आंकड़ा है। ये पूरे निर्यात का आंकड़ा नहीं है। और रहा सवाल कि अमेरिका के बाद क्या, तो देखिए अभी हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ साइन किया है। दूसरा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, वो हमारा ईयू के साथ साइन होने वाला है। ये 2 ऐसे बाजार हैं जो हमको वहां पे जो नुकसान होगा, उस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई कर सकते हैं। देखिए, नुकसान होगा शॉर्ट टर्म में, थोड़े समय में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में आपके लिए संभावनाएं बेहतर हैं। एक एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो बाजार हम खो रहे हैं ऊंची कीमत की वजह से, वहां पर दूसरे बाजार हम हमारे लिए एक विकसित हो रहे हैं, यूके की हो चाहे ईयू की है। एक बात आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि यूके का एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है, उसको इंप्लीमेंट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसीलिए मैंने खास तौर पे जिक्र किया कि थोड़े समय के लिए हमको जरूर नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन मध्यम और लंबी अवधि के लिए हमारे लिए स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। यहाँ यूके के साथ हालांकि यूएस ने भी निगोशिएट किया है और यूके ने जो है काफी लो परसेंटेज टैरिफ रेट 10% पर उसे वो करने में कामयाब हुए हैं। इंडिया के लिए हम जब भी निगोशिएट करते हैं, जब हम इस ट्रेड की हम टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि वी आर इन द मिडल ऑफ निगोशिएटिंग अ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट यूएस के साथ में, जो हमें लग हम्म। रहा था कि शायद एक मिनी डील हो जाएगा, वो नहीं हुआ। सितंबर अक्टूबर तक होगा या नहीं, और ये आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक के तौर पर देखा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि हम अपनी डेयरी और एग्रीकल्चर कृषि सेक्टर को लेकर हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं और उसको जो भी सरकार खोल देगी वो उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइड होगा। तो इन टैरिफ्स का असर इस वक्त आप उन ट्रेड टॉक्स पर कैसे देख रहे हैं शिशिर? देखिए, यूके का जो टैरिफ एग्रीमेंट हुआ है, वो हमारे लिए मतलब ट्रेड एग्रीमेंट कहना चाहिए जो, या उसका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है, सेटा जिसको नाम हम लोग जिस नाम से जानते हैं, वो एक तरीके से हमारे लिए एक टेम्पलेट बन रहा है आगे जितने भी निगोसिएशंस होंगे। यूएस के साथ सिचुएशन अलग इसलिए बन रही है क्योंकि यूएस का जो रुख है, वो कब बदल जाता है पता नहीं चलता। आज आप कहते हैं कि हम
25% लगाएंगे, दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं जी हम इसको 25% करें, तीसरे दिन आप कहते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, चौथे दिन आप कहते हैं कि आप ये करें। तो यूएस जितना एक अनप्रिडिक्टेबल जिसको कहें कि निगोशिएटिंग टेबल पे बैठा हुआ है, उसकी वजह से किसी भी तरह का अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन यूके के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो काफी हद तक हमें एक टेम्पलेट देता है कि हम किस तरीके से नेगोशिएशन को आगे बढ़ाएं, और यही वजह है कि यूएस के साथ अगर अभी तक डील साइन नहीं हुआ, क्योंकि हमने जिस टेम्पलेट को फॉलो किया है वो टेम्पलेट यूएस को एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यूएस एक स्टेबल थिंकिंग के साथ जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, और उसकी वजह से ये एग्रीमेंट आपका लगातार डिले होता जा रहा है, देरी होती जा रही है। अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या हम सितंबर में या अक्टूबर में हम एक एग्रीमेंट को साइन कर पाएंगे कि नहीं। हालांकि भारत से ये बातें कई मौकों पर कही गई है, लेकिन ये बातें जब भी कही गई वो 1 अगस्त के पहले कही गई थी। और अगर आप याद करें कि जब ट्रम्प साहब के बयान के बाद चाहे वो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भाषण अगर आप संसद में देखें, या शनिवार के दिन जब हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि स्वदेशी को हमको बढ़ावा देना है, ये काफी चीजें जो हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि हम शायद उस दबाव में ना आए जो ये एक कोशिश की जा रही है आर्म ट्विस्टिंग पॉलिसी के जरिए कि हम उनके दबाव में आ जाए। तो ये डिले और हो सकता है, खास तौर पे क्या ये ध्यान इंडिया में की रखते तरफ हुए से कि टैरिफ्स जहां पर लगाई जा सकती है शिशिर? आर वी हिटिंग बैक विद टैरिफ्स? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि भारत ने पहले से ही स्पष्ट कर रखा है कि हम रिटेलिएटरी जिसको टैरिफ है उसमें हम यकीन नहीं करते हैं, और अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि परसों इस बारे में सरकार के कई मंत्री जो हैं, जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उसके बाद भी ये चर्चा हुई थी कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा इशारा अभी तक हमें मिला नहीं, ऐसा संकेत अभी तक मिला नहीं है। ठीक है शिशिर, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ दर्शकों को ये भी बता दें कि एक और मुद्दा जो चल रहा है, एक तरफ तो टैरिफ्स का मुद्दा है, दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस वक्त दुनिया भर में क्या दुश्मन देश क्या एलाई देश, पाकिस्तान के लिए उनका प्यार उमड़ रहा है। पाकिस्तान के साथ वो कह रहे हैं कि हमने ट्रेड डील कर ली है जी, हम तो जॉइंटली वहां पर ऑयल रिजर्व्स डेवलप करेंगे, जो ऑयल रिजर्व्स आज कई दशकों से पाकिस्तान सेल कर रहा है टू द वर्ल्ड, लेकिन उसके लिए एविडेंस उतनी ज्यादा नहीं है इन सपोर्ट। लेकिन जहां पुतिन के साथ उन्होंने ऑफिस में आने के साथ ही, शपथ ग्रहण के साथ ही बहुत ज्यादा दोस्ती दिखाई, अब उनकी पूरी दुश्मनी एक बार फिर से पुतिन की ओर फोकस्ड होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनको लगा था कि, और उनका वो कैंपेन प्रॉमिस था कि भाई हम चुनावों में मैं जीत कर आऊंगा, प्रेसिडेंट बनने के कुछ घंटों के अंदर ही जो है जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है और पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति है, दोनों के बीच में मैं दोस्ती करवा दूंगा, सुलह करवा दूंगा। ये हुआ नहीं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर के दावे वो कम से कम 30 बार अब तक कर चुके हैं और चाहते हैं कि उनको नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो दिया जा सके। और उधर आपके साथ ही जो है, अगर हम बात करें कि जहां तक उनका रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में, उन्होंने अब ये भी कह दिया है कि भारत ब्रिक्स समूह का हिस्सा है, जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की ग्रुपिंग है, और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये तो एंटी यूएस ग्रुपिंग है और इसका हिस्सा आखिर भारत क्यों है, तो वो ब्रिक्स समूह का हिस्सा होने की वजह से भी जो है वो बेहद इस वक्त खफा चल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर रूस से आप तेल खरीद रहे हैं, एनर्जी खरीद रहे हैं, तो आपको जो है उसमें हम और पेनल्टी एडिशनल आप पर जो है हम लिवी करेंगे। कल एक रिपोर्ट आई थी रॉयटर्स की जिसमें यह दावा किया गया था कि भारत ने दबाव में ये कहा है, भारत की जो कंपनियां हैं, कि अब वो तेल नहीं खरीदेंगी, वो स्टॉप करेंगी रूस से, क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर के बाद में याद हो कि चीन और भारत जो हैं दो सबसे बड़े बायर्स रहे हैं ग्लोबली ऑफ रशियन ऑयल एंड एनर्जी, जो हमें सस्ते दामों में मिला है और भारत ने लिया है, और इसको भारत ने इनफैक्ट रिफाइन करके कई दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किया है, जिसमें यूरोप और यूएस भी शामिल रहे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लगातार इस खबर को कहा कि नहीं जी, हमारी एनर्जी सोर्सेज जो हैं, जो हमारी जो नीड्स हैं उसके हिसाब से हम सोर्स करते हैं अपनी ऑयल को, ऐसी कोई खबर नहीं है कि हम पॉज कर रहे हैं। और आज सुबह हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जागने के साथ ही एक बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि आई अंडरस्टैंड कि इंडिया इज बाइंग इनफैक्ट स्टॉपिंग ऑयल परचेज फ्रॉम रशिया। तो पहले जो है आपको मैं एक बार डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को सुनाती हूँ और फिर शिशिर से आखिरी कॉमेंट्स लेते हैं। Numbers are you looking at, and are you going to be having a conversation with... Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. Okay.
So I understand that India is no longer buying oil from Russia. ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। शिशिर, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है स्टोरी की? क्योंकि एक तरफ जहां हम ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि 2019 में जब ट्रम्प की पहली हुकूमत आई थी, एडमिनिस्ट्रेशन 1 में, उस वक्त अमेरिका के दबाव के तहत मोदी सरकार ने ईरान से अपने ऑयल इंपोर्ट्स को पूरा जीरो जरूर कर दिया था। उसके पहले तक वी वर स्टैंडिंग अप टू इट। तो ऐसा हो चुका है इन द पास्ट। इस वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि क्या हो रहा है रूस से लेने वाले ऑयल में? देखिए, अमेरिका की नीति बहुत साफ है। वो चाहते हैं कि हम उनके शेल ऑयल को खूब खरीदें, और वो तभी संभव है कि जब वो उसकी कीमत में कमी हो। और जैसा कि आपने बताया कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, और हरदीप पुरी जो कि तेल मंत्री हैं, वो भी कह चुके हैं कि हमें राष्ट्रीय हित के बारे में सोचना है। तो अमेरिका की कोशिश है कि किस तरीके से जो बाकी स्रोत हैं, उन स्रोतों से कमी करके हम अमेरिका से खरीदें, और अमेरिका का जो शेल ऑयल है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, तो हम आखिरकार क्यों खरीदें। दूसरा, जो रूस से जो तेल आता है वो हमारी रिफाइनरी को सूट करता है। तीसरी बात यह है कि हम बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये रिफाइनरी कैपेसिटी हमारे यहाँ काफी डेवलप हो चुकी है। तो हमारे अपने जो बाजार हैं उनकी जरूरतों के लिए, निर्यात की जरूरतों के लिए, और हमारी रिफाइनरी की जो क्षमता है उसके लिए रूस से आने वाला तेल हमारे लिए फायदेमंद है। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई अभी जो है रातों रात कमी होगी। फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि तेल कंपनियां बिल्कुल चुप हैं। लेकिन संकेत सरकार की ओर से या सरकारी कंपनियों की ओर से जो संकेत है वो ये है कि जो उनका सिलसिला है वो बना रहेगा, और आगे क्या फैसला करते हैं, मुझे अभी उस बारे में कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी होगी। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि अपने हितों को हम पहले देखेंगे, उनके हितों के बजाय। मैं क्योंकि जब 2019 में भी हमने जब स्टॉप किया ऑफ बाइंग ऑफ ऑयल फ्रॉम ईरान, उस वक्त हमारी मैक्सिमम जो हमारी रिफाइनरीज थी एक्चुअली वो आइडियल थी फॉर क्रूड इरानियन ऑयल, तो उसको भी हमने बदला। अभी जैसा आप कह रहे हैं कि रूस की ऑयल के लिए हमारी रिफाइनरीज जो हैं दे आर सूटेड नाउ। तो इसीलिए इसको पूरी तरीके से इस वक्त नकारा तो नहीं जा सकता कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया पर एक दबाव है, और ये फ्रस्ट्रेशन जो डोनाल्ड ट्रंप की तो एक उनकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो इनसाइडर्स हैं जो समझते हैं रिश्तों को, उनको कहना है कि कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है कि इंडिया इज नॉट चूजिंग वन कैंप। तो ये उसके लिए भी दबाव है। आप देखिए, ईरान के जो तेल आने की बात है, या खाड़ी के देशों के, या रूस का, वो तेल की क्वालिटी लगभग बराबर होती है, जबकि अमेरिका के तेल की जो क्वालिटी है वो अलग होती है, क्योंकि वो शेल ऑयल है। ज्यादातर जो उनका है वो शेल ऑयल है, और यहाँ पर जो ऑयल है आपका मोस्टली जो है वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है। तो ये हमको अंतर में ध्यान में रखना कि उससे हमको कोई ऐसा नहीं कि हमने रिफाइनरी को रातों रात बदल डाला कि ईरान से जो हमने रूस पे शिफ्ट किया। हमारी जो रिफाइनरी बनी हुई थी वो उसके लिए काफी उसको काम करने के लिए सक्षम थी। यहाँ पर पूरा का पूरा दबाव अमेरिका के ऊपर इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनकी अगर अर्थव्यवस्था के आंकड़े देखें वो बहुत अच्छे नहीं है। तो अब उनकी कोशिश ये है कि किस तरीके से विदेशी साझेदार के साथ हम दबाव के जरिए, हम उनके ऊपर किसी भी तरीके के दबाव के जरिए हम अपना सामान ज्यादा उनसे बेच पाएं, और हम सस्ते में उनसे सामान खरीद पाएं। ये फिलहाल संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। जस्ट अ लास्ट क्वेश्चन देन शिशिर, क्योंकि मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या ये इंडिया का 1991 का मोमेंट है, जब इंडिया को एक बहुत मैसिव स्टेप लेना पड़ा था, अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ा था। कोविड के दौरान बहुत चार्टर हमने सुना कि दिस इज द मोमेंट जो इंडिया कैन सीज टू बूस्ट अप इट्स मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी बहुत इश्यूज है, जहां तक उसकी एस्केलेशन का सवाल है, हमारी सप्लाई चेन्स की प्रॉब्लम्स है। क्या इसे आप एक 1991 के चैलेंजिंग मोमेंट के तौर पर देख रहे हैं इंडिया की अर्थव्यवस्था के लिए? देखिए, 1991 में आपको ध्यान रखना है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, और जिसकी वजह से हमें 2 बार सोना बाहर भेजना पड़ा था। आज हमारे पास $700 बिलियन के लगभग में हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि 9 से 10 महीने तक का इंपोर्ट बिल आसानी से अब्सॉर्ब कर सकता है। और तो और अगर हम विदेशी कर्ज की बात करें तो उससे भी हमारी निपटने में कोई परेशानी नहीं है। और एक और बात स्मिता ध्यान में रखिए कि अभी तक, चाहे वो 1991 की सिचुएशन क्यों ना हो, कभी भी भारत ने विदेशी कर्ज के मामले में या कर्ज कहीं से जो लिया गया है उसमें कहीं भी डिफॉल्ट सोवरेन ने नहीं किया है।
तो हम 1991 की सिचुएशन में पहुंचे, ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी। जो भी इस बात को कह रहे हैं वो हो सकता है उनके अपने तर्क होंगे, उनकी दलील होगी, मैं उस पे नहीं जाना चाहता। लेकिन जो मूल मुद्दा मेरे लिए है कि मेरा विदेशी मुद्रा भंडार, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जिस स्थिति में है, हमारे लिए जो नीतियों की बात है, हमारा जो विदेशी व्यापार है और विदेशी निवेश भले ही कम हुआ हो, लेकिन वो दुनिया के कई देशों में कम हुआ है। तो इसीलिए 1991 के आर्थिक संकट को लाया जाना थोड़ा-सा मेरे लिए ये एक अतिशयोक्ति ही बात लगती है। बाकी इसके आगे मेरे पास कुछ और तर्क नहीं है उनकी बातों को खारिज करने के लिए। चलिए ठीक है, अभी जो है ऐसे से कि सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड है, टर्ब्युलेंट है। अमेरिका में एक टर्म है टैको, ट्रम्प ऑलवेज़ चिकन्स आउट, जिसको लेकर ट्रम्प बड़े ऑफेंडेड हो जाते हैं कि ट्रम्प बहुत बड़े-बड़े धमकियाँ दे देते हैं, फैसले देते हैं, एंड मोमेंट पर जो है वो उसे बदल लेते हैं। तो अभी नहीं पता कि क्या कुछ होगा, लेकिन निश्चित रूप से ये अनसर्टेनिटी ज़रूर है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो हम स्वदेशी की बार-बार स्लोगन्स देते हैं, दे हैव टू मूव आउट ऑफ पेपर एंड रियली गेट इनटू एक्शन इन ऑल टर्म्स पॉसिबल। बहुत शुक्रिया आपका शिशिर सिन्हा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। शुक्रिया स्मिता। तो ये थी एक हमारी कोशिश समझने के लिए कि आखिर ये जो टैरिफ्स की जंग छिड़ी हुई है और जिसे छेड़ा है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्तों के खिलाफ, अपने एलाइज के खिलाफ, अपने ट्रीटी पार्टनर्स के खिलाफ, और उधर पाकिस्तान के साथ वो कुछ डील कर रहे हैं, वो चाइना उनके जाने की बात हो रही है। वहां पर अगर चाइना सितंबर में वो जाते हैं और अगर ट्रेड अग्रीमेंट हो जाता है तो वो और भी ज्यादा टर्ब्यूलेंट साबित होगा, ना केवल इकोनॉमिकली लेकिन कूटनीतिक स्तर पर भी, क्योंकि एक क्वाड समिट की भी मीटिंग होनी है नवंबर में जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस जो हैं वो साझेदार हैं। और अगर चाइना के साथ यूएस की रिश्ते पूरी तरह से रीसेट होते हैं किसी एक ट्रेड अग्रीमेंट की वजह से, तो क्वाड जैसे जो फोरम्स हैं फिर वो क्या वीकेंड हो जाएंगे, उनके एजेंडास कैसे डाइल्यूट हो जाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर भी मैं करूंगी बात। फिलहाल आज के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।